तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो सेवंथ जंगमिस से मिलने के लिए जाता है। वो अभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं जहाँ पर फर्स्ट ब्रदर से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर हम लोग चाय भी पियेंगे। तो जब किसी के साथ उसकी नौकरानी उसे कहती है नहीं ये तुम्हारे साथ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, वो अंदर से सोच रही होती है कि इसके बारे में जहाँ पर एक रूमर फैला हुआ है कि ये सेवंथ जंगमिस को मारना चाहता है, मैं जहाँ पर उसी के कातिल के साथ इसको तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकती। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम जहाँ पर ये किस तरह की बात कर रही हो, क्या मैं अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर बाहर भी नहीं जा सकता, तुम जहाँ पर इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और साथ ही वो उसे कहती है कि नहीं यहाँ पर यंग मिस की ट्रेनिंग का टाइम है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग तो होती रहेगी, तुम्हें यहाँ पर बच्चों के साथ इतना स्टिफ नहीं होना चाहिए, हर वक्त ट्रेनिंग करने से भी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारा हाजिन जो होता है यंग मिस को वहीं पर से उठा लेता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसे किताबों के अंदर से ज्यादा पढ़कर कुछ मिलने वाला है, इसे रियल लाइफ से यहाँ पर काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर किसी बात का डर है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो यंग मिस को लेकर वहां पर से बाहर चला जाता है, जबकि नौकरानी भी उसके पीछे पीछे होती है। तुम्हारा हाजिन वहां पर फर्स्ट यंग मास्टर के घर के बाहर जाने के बाद जबरदस्त रोल लगाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि ओए फर्स्ट जल्दी से बाहर निकल आओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो जब वो चिल्लाकर कहता है तो इसी के साथ ही वहां पर आसपास के लोग जो होते हैं वो भी वहीं पर जमा हो जाते हैं और फर्स्ट यंग मास्टर बाहर आता है और आने के बाद से कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर मेरे घर के बाहर आकर क्या कर रहे हो, इस तरह का सीन क्रिएट मत करो। हाजिन की वजह से वहां पर आसपास के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर के दरमियान में क्या हो गया कि थर्ड यंग मास्टर सबसे छोटी यंग मिस को लेकर वहां पर उसके दरवाजे के बाहर खड़े हैं, जबकि सभी लोगों ने जहाँ पर ये बात सुनी होती है, ये अफवाह फैली हुई है कि सेवंथ यंग मास्टर जो है सॉरी थर्ड यंग मास्टर जो है वो सेवंथ यंग मिस को मारना चाहता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारे दरवाजे पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकूं कि मैं कभी भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं करता, जबकि फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि तुम यहाँ पर सेवंथ लेडी को यूज करने वाले हो, मैंने भी इस अफवाह के बारे में सुना है, क्या तुम यहाँ पर सेवंथ लेडी को इसलिए यहाँ पर लेकर आए हो, क्या तुम रास्ते में उसे मारना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा कर लूंगा कि ये बात तुमने यहाँ पर नहीं फैलाई, मुझे लगता है कि तुमने डायरेक्टली ये बात तो नहीं किसी के साथ की होगी, लेकिन तुमने जहाँ पर ये बात फैलाई है, तुम ही जानबूझकर यहाँ पर मेरे पर ये इल्जाम लगवाना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सेवंथ यंग मिस को मारूंगा जिसका इस सब सक्सेशन के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन तुम जहाँ पर लोगों के रिव्यूज को और उनके ओपिनियन को मेरे खिलाफ करना चाहते हो। हाँ मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी पावर्स जो है वो हमें यहाँ पर सक्सेसर बना सकती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों का रिव्यू भी मायने रखता है। जहाँ पर लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो एक डीमन एम्पर बनने के बाद भी हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा हाजिन से बताता है कि पूरे रास्ते में जब वो यहाँ पर से यंग मिस को अपने साथ लेकर आ रहा था, रास्ते में जितने लोग थे वो सभी लोग इसको देख रहे थे और सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि सेवंथ यंग मिस को मैं मारना चाहता हूँ, इसी वजह से सेवंथ यंग मिस को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन लोगों की क्रिटिसिज्म मैं यहाँ पर पूरे रास्ते सुनता आया हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं और मैं यहाँ पर इस बात को क्लियर करने के लिए आया हूँ और ये सभी लोग इसी वजह से हमारे साथ यहाँ पर आए हैं ताकि देख सके कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए बाकी के सभी लोगों के ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज करता है और उन सभी से कहता है कि ये बात सच है कि तुम यहाँ पर सेवंथ मिस को मारना चाहते हो, और सभी लोगों के ऊपर उसकी स्पेशल टेक्निक जो कि हार्ट के ऊपर असर करती है, तो सभी लोग इस बात के ऊपर फिर से यकीन करना शुरू कर देते हैं कि थर्ड यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर सेवंथ यंग मिस को मारना चाहता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये कमीना यहाँ पर एक टेक्निक को यूज करके लोगों के ओपिनियन को बदल रहा है, तो मुझे यहाँ पर फाइनली उस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो वो शाओलिन टेंपल की एक स्पेशल टेक्निक जिसे लाइन रोर कहते हैं उसको यूज करता है। जैसे वहां पर रोर लगाता है तो सभी जो कि उसके वश में हो गए होते हैं वो सभी लोग वहां पर उसके वश से निकल जाते हैं। तो यंग में उन सभी से कहता है कि मैं कभी भी इतना घटिया तरीका यूज नहीं करूंगा, मैं कभी भी सेवंथ यंग मिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, और सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सेवंथ यंग मिस से मेरा कोई भी झगड़ा नहीं है। सभी लोग जो होते हैं उसके स्पेल से जब आजाद हो जाते हैं तो सभी लोग वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं कि लगता है कि ये गलत अफवाह है कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर सेवंथ को मारना चाहता है। फर्स्ट यंग मास्टर को इस बात से काफी गुस्सा आता है, तो वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर जाकर बात करते हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं इतना पागल तो नहीं हूं कि मैं जिस बंदे से जो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है मैं उसके घर के अंदर चला जाऊं और अंदर जाने के बाद तुम मुझे मार डालो, अगर तुम्हें बात ही करनी है तो टी हाउस में चलते हैं, मेरे साथ आ जाओ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे अपने साथ लेकर टी हाउस की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रास्ते का दिखाया जाता है। तो रास्ते में चलते हुए हमारा हाजिन जो होता है वो सेवंथ मिस को बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये सारी अफवाहें फैली हुई हैं और तुम किस बारे में क्या सोचती हो। तो सेवंथ यंग मिस उसे कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा ब्रदर मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा, बाकी सभी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन थर्ड ब्रदर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बुरा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं टी हाउस में। तो टी हाउस में पहुंचने के बाद जो ओनर होता है वो उसे देखने
देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है थर्ड यंग मास्टर आप यहाँ पर। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए टेबल्स को बुक कर सकते हो, हमारे लिए यहाँ पर एक टेबल बुक करो जिसके ऊपर 3 सीटें होनी चाहिए एक बच्चे के लिए और साथ ही बच्चे के लिए स्पेशल मेन्यू भी होना चाहिए। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी जाकर रेडी कर देता हूँ। और इसी के साथ उनका टेबल वहाँ पर लगा दिया जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है, ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर योमिन के काफी ज्यादा करीब हो। तो हाचिन कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि हम दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम दोनों वैसे भी तो भाई बहन ही हैं। योमिन अपने फर्स्ट ब्रदर को बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो उसे बताती है कि फोर्थ यंग मास्टर उसे पॉइजन दे रहा था तो थर्ड यंग मास्टर ने उसकी जान बचाई, इसी वजह से हम दोनों क्लोज हैं। तो उसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो यंगेस्ट से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर सक्सेशन की फाइट से पीछे हटना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं पीछे हटना चाहती हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तो फिर घर चली जाओ क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेज जो है ये सक्सेशन के फाइटर्स के लिए है। हम 7 जो डिसाइपल्स है वो सभी लोग यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा जोकर यहाँ पर इसको गिव अप कर देता है जिसकी यहाँ पर सोच यह है कि वो कभी भी सक्सेसर नहीं बनना चाहता। मुझे लगता है कि उसे स्टेज के ऊपर से पीछे हट जाना चाहिए, उसे यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। तो इसी के साथ ही 7 यंग मिस ज्योति रोना शुरू कर देती है और कहती है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। तुम्हारा हाचिन कहता है नहीं नहीं तुम यहीं पर बैठो, अगर तुम यहाँ पर से चली जाओगी तो फिर ये सारे का सारा खाना कौन खाएगा, चलो बैठो और खाना खाओ। तो इस बात से 7 यंग मिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने ब्रदर की बात नहीं सुनोगी, क्या तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई की बातों को इग्नोर कर रही हो। के साथ वो टेबल के ऊपर हाथ मारता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम्हारा हाचिन भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एक बच्चे को डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इतने ज्यादा ईगर हो कि एक बच्चे के सामने तुम अपने थर्ड ब्रदर को मार नहीं पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हो। और हाचिन उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में रहोगे तब तक तुम यहाँ पर इन बच्चों को डराते ही रहोगे और अपने से नीचे जितने भी तुम्हारे सक्सेसर है उन सभी लोगों को यहाँ पर तंग करते रहोगे। तो क्यों ना हम लोग आज यहीं पर इस जगह के ऊपर एक फैसला कर ले। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर फैसला करना चाहते हो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं यही फैसला करना चाहता हूँ कि हम में से कौन सक्सेसर बनेगा, और ये बात तो तुम भी जानते हो कि हम तीनों में यहाँ पर ये फैसला होने वाला है, मेरे तुम्हारे और सेकंड ब्रदर में। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर फाइट करके फैसला कर लेते हैं। और इसी के साथ सेकंड ब्रदर को दिखाते हैं कि वो बारिश में बाहर के अंदर की तरफ आ रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो कहता है कि फाइनली यहाँ पर वो दिन आ चुका है, प्लीज यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। आज हम लोग यहाँ पर थर्ड प्रिंस को मार डालेंगे और थर्ड प्रिंस को मारने के बाद फर्स्ट ब्रदर तुम्हारी बारी आने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ यहाँ पर सक्सेसर बनने तो नहीं दूंगा। तो अंदर का सीन दिखाता है कि तुम्हारा हाचिन जो होता है फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर डिस्कस करने लायक कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सक्सेशन की फाइट के अलावा। क्या तुम्हें याद है जब मैं डीमन गार्ड पैलेस से बाहर आ रहा था उस वक्त तुमने रास्ते में मुझसे क्या कहा था कि तुम मुझे चाय पिलाने के लिए एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर जाने चाहते हो और तुमने पूरे रेस्टोरेंट को क्लियर करवाया था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते थे, मुझे नहीं पता कि तुमने वहां पर क्या अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन तुमने वहां पर कम से कम इतने अरेंजमेंट्स किए हुए थे कि तुम एक अल्टीमेट डीमन राम के एक्सपर्ट को मार सको। तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इस बार में काफी ज्यादा श्योर थे कि तुम एक अल्टीमेट डीमन राम के बंदे को मार पाओगे। इसी वजह से उसके बाद तुमने यहाँ पर ये अजीब रूमर फैला दिया कि मैं 7 यंग मिस को मारना चाहता हूँ, तुम पब्लिक को मेरे खिलाफ करना चाहते थे। तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइनली फाइट करके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर अगला सक्सेसर बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फर्स्ट और थर्ड यंग मास्टर की फाइट देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाचिन जो होता है अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि फाइनली यहाँ पर हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर सक्सेसर बनेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम हमेशा से यही चाहते थे, इसी वजह से तुम वहाँ पर मुझे इस पवेलियन में अकेले बुला रहे थे क्योंकि तुमने पूरी पवेलियन को खाली करवाया हुआ था। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर इस जगह के ऊपर इस बात को डिसाइड कर ले। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे यहाँ पर इस सब के बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने जानबूझकर यहाँ पर, चलो ये मान लेते हैं कि तुमने यहाँ पर ये रूमर नहीं फैलाया होगा कि मैंने 7 यंग मिस को मारने की कोशिश की है, जहाँ पर उसे मारने वाला हूं। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे किसी साथी ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा, कोई तुम्हारा ऐसा साथी जिसको तुमने यहाँ पर ऑर्डर दिए हो, यहाँ पर ना भी दिए हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए तो काम कर रहा है और तुम यहाँ पर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि पब्लिक ओपिनियन मेरे खिलाफ हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर आसानी के साथ सक्सेसर ना बन सकूं। वो जो भी था वो तुम्हारे बंदा था और उसे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर आगे से किस तरह रिएक्ट करने वाला और मैं तुम्हें ढूंढते वहां तक जरूर आऊंगा। और तुमने यहाँ पर जो कुछ भी गैस किया था बिल्कुल ठीक गैस किया था। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि वो मेरा ही आदमी था जिसने यहाँ पर खबर
फैलाई थी कि तुम 7 जंगमिस को पहले मारना चाहते हो, और उसके बाद मुझे ये भी पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, लेकिन तुम वहां पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आए। तुम यहाँ पर पब्लिक को अपने साथ लेकर नहीं आते, तो फिर मैं तुम्हें बातचीत करने के बहाने से अपने घर के अंदर ले जाता, और जब मैं तुम्हें अपने क्वार्टर्स के अंदर ले जाता, वहां पर जाने के बाद तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि तुम वहां पर से बच नहीं पाते। मेरे पास अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि तैयार बैठे थे, लेकिन तुम वहां पर मेरे घर के अंदर गए नहीं। क्या तुम इस बारे में बताओगे कि तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, मुझे बस इतना पता था कि तुम्हारे घर के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, ऊपर से 7 जॉमिन भी मेरे साथ थी। मैंने यहाँ पर लॉजिकली सोचा और मैंने कहा कि चलो इस जगह के ऊपर चलते हैं, तुम्हारे चाय पिलाने के बहाने यहाँ पर लेकर आ गया, और जहाँ पर हम लोग जहाँ पर फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर सक्सेसर बनने वाला है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हो? हाजिन कहता है किस बारे में क्या सोचता हूँ? तो वो कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करें। क्या तुम इस बारे में कॉन्फिडेंट हो कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट को जीत सकते हो एक फेयर ड्यूल में? तुम्हारा हाजिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इस बारे में कॉन्फिडेंट हो कि तुम यहाँ पर फाइट में मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मैं भी अल्टीमेट डीमन राम का एक्सपर्ट हूँ। तो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे होते हैं, जबकि इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक चॉइस देना चाहता हूँ कि खुद से यहाँ पर पीछे हट जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा 2 कदम आगे रहता हूँ। मैं जहाँ पर अगर इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो मैं जहाँ पर पहले से तैयारी करके आऊंगा। तो हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर इतना भरोसा है तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत सकते हो, तो क्यों ना तुम यहाँ पर अभी फाइट करना स्टार्ट करो, हम दोनों देख लेते हैं कि कौन हम दोनों में से बेहतर है। जबकि इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसी फाइट को स्टार्ट ही नहीं करता जिसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर ये तो नहीं करने वाला। हाजिन उसे कहता है कि तुम तो एक बहुत ही डरपोक इंसान निकले, जबकि दूसरी तरफ से फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि अगर तुम मुझे डरपोक कहना चाहते हो तो कह सकते हो, लेकिन वार स्ट्रेटेजी में अगर हमें पता हो कि हम लोग यहाँ पर जीतने वाले हैं तो फिर पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वहां पर बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस होता है। हाजिन कहता है कि सोरा को मैंने पहले भी महसूस किया है। तो सेकंड ब्रदर भी वहां पर अंदर आ जाता है। तो जैसे वहां पर वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो कहता है देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे बिना ही पार्टी बना रहे हो। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सेकंड ब्रदर को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सेकंड ब्रदर के अंदर की बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो काफी ज्यादा अजीब होती है। पहले उसकी एनर्जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो सेकंड ब्रदर वहां पर आने के बाद पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि हमारा थर्ड ब्रदर यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करें और डिसाइड करें कि हम दोनों में से कौन सक्सेसर बनेगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो सेकंड उसे कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम यहाँ पर इससे नहीं हारने वाले। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त कब से बन गए, लगता तो नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। जबकि उसकी बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह के टैक्सी के साथ मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला पाओगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम इसके दोस्त नहीं हो, तो फिर मुझे ये बताओ कि इसने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा है? लगता है कि कुत्ते की तरह पीटा होगा, तभी तुम इसके सबऑर्डिनेट बन गए और इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद सेकंड ब्रदर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन इसी के साथ ही वो शांत हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे मुझे जितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम तो एक ऐसे इंसान हो जो यहाँ पर अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और यहाँ पर मेरे सामने बकवास किया जा रहा है। तो इस बात से हाजिन को एक झटका लगता है। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? और इसी के साथ ही हमें नेक्स्ट सीन जो होता है उसके रेजिडेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें डोंगपिल को दिखाता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और इसी के साथ ही उन लोगों ने वहां पर उसकी नौकरानी अंगवा और साथ में आइस पैलेस की यंग मिस रिन दोनों को वहां पर पकड़ लिया होता है, उनको बंदी बना लिया होता है। और साथ ही वो डोंगपिल से कह रहे होता है कि रेजिस्ट करना बंद करो, वरना हम इन दोनों लड़कियों को मार डालेंगे। अगर तुम रेजिस्ट नहीं करोगे तो हम लोग यहाँ पर तुम्हें जिंदा रखेंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। हमारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ थर्ड यंग मास्टर्स है, तुम लोग यहाँ पर बिला वजह मारे जाओगे। नेक्स्ट सीन फिर से टिया उसका दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हाजिन उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी मेरे लोगों को किडनैप करने की? तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में भूल लो कि इस फाइट को तुम्ही ने स्टार्ट किया था, और हम लोग यहाँ पर ऐसी फाइट बिल्कुल भी नहीं करते जिसमें हमें जीतने के चांसेस कम हो, लेकिन अब हमें पता है कि हम यहाँ पर जीत सकते हैं। यहीं पर हमारे हाजिन को वहाँ पर पीनल्लाह मास्टर की बात याद आती है कि ये एक ऐसा कमीना इंसान है जिसके अंदर मॉरल्स और एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, ये बहुत ही गंदी फाइट करता है। तो हाजिन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जबकि फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो मेरे थर्ड ब्रदर मुझे बताओ, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ सक्सेसर की फाइट में हिस्सा लेना चाहते हो? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो या फिर गिव अप करना चाहते हो? तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर फैसला लेना होगा। तुम्हारा हाजिन अब यहाँ पर उसके लिए क्या फैसला ले, क्योंकि उसकी फैमिली एक तरफ से दांव पर लगी हुई है और दूसरी तरफ से वो उसे कह रहा है कि मेरे साथ फाइट करो। तो हाजिन उसे कहता है कि तुमने एक बहुत ही गंदी चाल चली है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि यहाँ पर गंदा और साफ कुछ भी नहीं है, जब मैं एंड के ऊपर यहाँ पर सक्सेसर बन जाऊंगा और कल्ट लीडर बन जाऊंगा तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पर मुझे कौन गंदा कहेगा, क्योंकि कल्ट लीडर के सामने तो सभी को अपना सर झुकाना पड़ता है। यहाँ पर हमारा तरीका मायने नहीं रखता, बल्कि हमें यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम डीमन एम्पर भी हमेशा यही बात करते हैं। तो फर्स्ट ब्रदर जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस तो यह है कि तुम यहाँ पर फाइटिंग को गिव अप कर दो और तुम अपने लोगों को दोबारा से हंसता मुस्कुराता हुआ देख पाओगे, हम तुम्हें भी जिंदा
छोड़ देंगे, तुम्हारे साथियों को भी जिंदा छोड़ देंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि दूसरा ऑप्शन यह है कि मेरे साथ फाइट करो, कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करते हो तुम्हारे लोग सबसे पहले मरेंगे और उसके बाद जाहिर सी बात है हम दो लोग हैं और हम दोनों मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। हाचिन उसे कहता है तो फिर ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी चॉइस बताऊं मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। तो फर्स्ट मास्टर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है तुम यहाँ पर पूछ सकते हो, वैसे भी तो यहाँ पर तुम हारने वाली हो तो फिर ठीक है तुम सवाल पूछ लो। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे और पिनल्ला हाल मास्टर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, तुम दोनों का ताल्लुक क्या है। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी गुस्सा आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर इस बारे में क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। हाचिन कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो तो फिर मुझे बताओ कि तुमने उसे उस दिन इस तरह से गुस्से के साथ ट्रीट क्यों किया था। तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि आखिर अचानक से तुम्हें यहाँ पर इस सवाल की क्यों पड़ी है कि तुम इस बारे में जानना चाहते हो। तो हाचिन कहता है कि मुझे यह सवाल बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, कल से मैं यहाँ पर तुमसे ये सवाल पूछना चाहता था कि आखिर तुम दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है। कि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हो तो ये बिल्कुल बेकार है। तुम्हारा हाचिन उसे कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बांधे रखो, जो किसी और का कुत्ता है उसे यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है। इस मास्टर ने खुद यहाँ पर ये बात सेवंथ लेडी से कही थी कि वो सक्सेसर जो यहाँ पर अपने लिए सक्सेसर की फाइट को गिव अप कर देता है उसे स्टेज के ऊपर खड़े होने का अधिकार भी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनने या फिर हमारा पालतू कुत्ता बनने के लायक है। इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि तुम्हारे सक्सेशन की फाइट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुमने गिव अप कर दिया। और ये बात सुनने के बाद सेकंड को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि फर्स्ट उसे कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर हमारे प्लान को फ्लॉप नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा हाचिन फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है एक अच्छे डॉगी बनो और यहाँ पर अपने मालिक की बात सुनो और चुप हो जाओ। तो इसी के साथ ही फर्स्ट ब्रदर जो होता है उसे कहता है कि अब इसे गुस्सा दिलाना बंद करो। हाचिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसके बारे में टेंशन लेना बंद करो, मुझे ये मत बताओ कि तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे या नहीं। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इस कंडीशन में हूँ कि मैं तुम्हें सवाल का जवाब नहीं भी दे सकता, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाचिन उसे कहता है तो फिर ठीक है जी, तो बड़ी अफसोस की बात है, क्या मुझे यहाँ पर पिनल्ला हाल मास्टर से खुद ये सवाल पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है उसी से पूछ लूंगा। इसी के साथ ही हमारी हाचिन की बॉडी के अंदर से मुसलसल की पावर निकल रही होती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो रहा था। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि अचानक से इसकी बॉडी के अंदर से इतनी सारी की पावर क्यों रिलीज हो रही है, ये यहाँ पर की पावर को रिलीज क्यों कर रहा है जबकि यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने बैठा है। इसके साथ ही वहाँ का ग्राउंड भी हिलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ब्रदर वहाँ पर एनालाइज करने के बाद सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर जल्दी से बाहर जाओ, जाकर देख कर आओ कि बाहर क्या हो रहा है, आखिर अचानक से यहाँ पर ग्राउंड क्यों हिलना शुरू हो गया है, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। तो सेकंड ब्रदर जो होता है वो जल्दी से भागता है, बाहर जाता है, चलाकर कहता है कि फर्स्ट ब्रदर तुम्हें ये देखना चाहिए। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 110 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे हाचिन ने अब यहाँ पर कौन सी चाल चल दी अपने आप को बचाने के लिए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 111 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट ब्रदर सेकंड ब्रदर से कहता है कि जल्दी से बाहर जाओ, जाकर चेक करके आओ कि बाहर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से ग्राउंड भी हिल रहा है। तो सेकंड ब्रदर भागता हुआ बाहर जाता है और जाकर चेक करता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है डीमन आर्मी। तो वो कहता है कि फर्स्ट ब्रदर बहुत ही बुरा हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कल्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्क्वाड फॉर्म जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, हीवनली डीमन आर्मी इस वक्त यहाँ पर बाहर खड़ी है। सभी लोग यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि इस आर्मी को तब डिस्पैच किया जाता है जब यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा हो, जब किसी बहुत ही बड़े खतरे से निमटना हो। तुम्हारा हाचिन उनसे कहता है क्या तुम लोगों को यहाँ पर समझ आई कि मैंने क्या किया। हाचिन कहता है कि तुम यहाँ पर अगर एथिक्स को बोल सकते हो, मॉरल्स को बोल सकते हो, तो फिर मैं भी यहाँ पर वैसे ही कर सकता हूँ जैसा तुम कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है, बेवकूफ कही के बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या किया। तो हाचिन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बस यहाँ पर उनको एक छोटी सी टिप दी है, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, अपनी वॉइस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए। हाचिन कहता है कि मैंने अपनी रेंज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए पूरे के अंदर एक मैसेज भिजवा दिया, वो जहां तक जा सकता था मैसेज वहां तक पहुंचा और शुक्र है कि जहां पर डीमन आर्मी ने उस मैसेज को सुन लिया। तो फर्स्ट ब्रदर कहता है कि जल्दी से बको, तुमने क्या मैसेज दिया है। तो हाचिन कहता है कि मैंने यहां पर एक मैसेज दिया है कि यहां पर गद्दार हैं, दो गद्दार हैं, फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर कल्ट के गद्दार हैं। और यहां पर डीमन आर्मी की मुझे एक बात बहुत ज्यादा पसंद है, डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर सभी लोग पहले एक्शन लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। जैसे इन लोगों को यहाँ पर मैसेज मिला, डीमन आर्मी जल्दी से यहाँ पर पहुंच आई और यहाँ पर पहुंचने के बाद पहले वो तुम दोनों को सबड्यू करेंगे, तुम दोनों को पकड़ेंगे, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस मसले से निकल जाऊंगा। हाचिन उसे कहता है कि मेरे ब्रदर अब बताओ क्या तुम दोनों को यहाँ पर मेरा जो सरप्राइज पसंद आया। तो वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम यहाँ पर इस बारे में नहीं समझ रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तुम्हारा हाचिन इसी के साथ ही वहाँ पर सेवंथ लेडी को उठाता है और उसकी नौकरानी की तरफ फेंकता है और कहता है कि इसे लो, यहाँ पर से निकल जाओ। तो वो नौकरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर से जाओ, यहाँ पर बिल्कुल ही मत रुकना। और साथ ही उसे वहाँ पर एक वॉइस मैसेज भी देता है जो आगे आपको सुना
अपनाएंगे। इसके साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, फर्स्ट ब्रदर को वहां पर उठाता है और उसे उठाकर खिड़की में से बाहर जंप लगा देता है। हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर स्टार्स की खुद एंट्री करने का वक्त आ चुका है। वो उसे लेकर वहां पर से जंप करते हुए बाहर चला जाता है। वो वहां पर से काफी दूर निकल जाता है जंगल के अंदर। वो दोनों जंगल के अंदर जाकर गिरते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जनरल स्ट्रेटेजिस्ट का दिखाया जाता है कि एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला, थर्ड जंग मास्टर की तरफ से एक मैसेज मिला है कि जहाँ पर दो गद्दार हैं, फर्स्ट जंग मास्टर और थर्ड जंग मास्टर ने गद्दारी किया और हमारी डीमन आर्मी जो है उन दोनों को सबड्यू करने के लिए निकल चुकी है। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि वाकई में वो गद्दार हैं भी या नहीं। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब जबकि हमें यहाँ पर एक मैसेज मिला है तो फिर हमें यहाँ पर एक्शन तो लेना ही था। ठीक है, आर्मी को वहां पर तैनात करो और फर्स्ट जंग मास्टर और सेकंड जंग मास्टर बल्कि थर्ड जंग मास्टर इन तीनों को ही पकड़ कर लाया जाए ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा सके। जब वो सोल्जर वहां चला जाता है तो वहां पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट यही सोच रहे होता है कि यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अगर यहाँ पर उन दोनों के ऊपर गद्दारी साबित नहीं होती तो यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगाने का मतलब ही गद्दारी होती है और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा होती है, यानी थर्ड जंग मास्टर को भी यहाँ पर सजाए मौत मिलेगी। दूसरी तरफ फर्स्ट जंग मास्टर और थर्ड जंग मास्टर दोनों जंगल के अंदर जाकर गिरते हैं। तो फर्स्ट उसे कहता है कि बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया, मैं और सेकंड ब्रदर हम दोनों यहाँ पर गद्दार कैसे हो सकते हैं? क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं रहे कि अगर हम दोनों यहाँ पर गद्दार साबित नहीं होते तो फिर इसका मतलब क्या होने वाला है? हम दोनों के बारे में ये पता तो चल ही जाएगा कि हम दोनों गद्दार नहीं है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत दे दी जाएगी और हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे ये बात तो पता है कि तुम गद्दार नहीं हो, लेकिन सेकंड के बारे में यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई गलती करेगा और बहुत ही जल्दी वो एक गद्दार साबित हो जाएगा। बात सुनने के बाद फर्स्ट जो होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे करेगा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि सेकंड ब्रदर जो होता है वो वहीं पर टी हाउस में ही रह जाता है। डीमन आर्मी उसे वहां पर कहती है कि अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करो, लेकिन वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो डीमन आर्मी के ऊपर अटैक करता है तो वो तो अपने आप को वहां पर बचाने के लिए अटैक कर रहा था कि उसे लगता है कि यहाँ पर अगर वो जल्दी से इनसे निपटेगा ताकि जाकर वो फर्स्ट का साथ देकर थर्ड को हरा सकता है, लेकिन असल में वाकई में यहाँ पर गद्दारी कर रहा था। अपने ही सोल्जर्स को मारकर डीमन आर्मी वाले लोग जो होते हैं वो वहां पर कहना शुरू कर देते हैं कि गद्दार ने हमारे पर अटैक कर दिया और वो सभी लोग उसे सबड्यू करने के लिए उसके ऊपर जवाबी अटैक कर रहे होते हैं। इस सेकंड ब्रदर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि उसकी एसेंस अब्सॉर्बिंग टेक्निक की वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है। उसी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर से कहता है कि अगर सेकंड ब्रदर वहां पर अपनी सैनिटी को खो देता है और उस डीमन आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है तो वो एक गद्दार का लेबल उसके ऊपर लग जाएगा और अगर उसके ऊपर गद्दार का लेबल मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि तुम उसके साथी हो तो तुम भी यहाँ पर गद्दार हुए ना। डिवाइन कल्ट के रूल्स हैं कि यहाँ पर गद्दार के जितने भी साथी होते हैं, चाहे उसकी फैमिली हो या फिर उसके दोस्त, सभी को एग्जीक्यूट किया जाता है और तुम भी यहाँ पर उसके साथ मरने वाले हो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि मास्टर मूडैम उसके पास आता है और उसे आकर कहते हैं कि सर हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ब्रदर जो है वो दोनों ही यहाँ पर गद्दार हैं। आपके दोनों डिसाइपल्स के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हालांकि उसके बावजूद हमने अपनी डीमन आर्मी को डिस्पैच कर दिया। डीमन आर्मी इस वक्त सिचुएशन को कंट्रोल करने की फिराक में है क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मच चुका है। पूरे के पूरे डिवाइन कल्ट के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोई भी डिवाइन कल्ट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता और कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। सभी एल्डर्स को भी यहाँ पर बता दिया गया है किसी वक्त भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गद्दारों के साथ निपटने के लिए जो किया जा सकता है उस सब का वहां पर बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन फिलहाल हम अपनी मेन फोर्स को वहां पर नहीं भेजने वाले क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर जो है वो फेक है। तो ये बात सुनने के बाद डीमन गार्ड उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया। ये बात मैं भी जानता हूँ कि ये खबर यहाँ पर झूठी है, लेकिन ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर अगर वो दोनों गद्दार साबित नहीं होते तो फिर यहाँ पर किसको गद्दार ठहराया जाएगा, क्योंकि गद्दारी का फेक इल्जाम लगाने का मतलब ही गद्दारी ही होता है। सकता है कि तुम्हें यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर को पकड़ना पड़े। डीमन एम्परर वहां पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं थर्ड को क्या हो गया, कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। वो यहाँ पर क्या सोच रहा है कि उसने यहाँ पर उन दोनों भाइयों के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। मैंने सक्सेशन की फाइट करने का बोला था, ये नहीं बोला था कि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना शुरू कर दे। लेकिन इसके बावजूद मैं फिलहाल के लिए थर्ड को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि यहाँ पर कौन सा तरीके को यूज किया जाता है उसके ऊपर बिलीव करता हूँ। तो इसी के साथ डीमन एम्परर वहां पर सोच रहे होते हैं कि लड़के चाहे तुम यहाँ पर मेरे फेवरेट डिसाइपल ही क्यों ना बन गए हो, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पर काफी कुछ नया सीखा है, लेकिन अफसोस कि अब जबकि अगर तुम्हारे पास गद्दारी साबित हो जाती है तो मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा और यहाँ पर तुम्हारी गर्दन मेरी आंखों के सामने ही कटेगी, यानी कि तुम्हें भी मरना पड़ेगा। एक बार से नेक्स्ट सीन हमें टी हाउस का दिखाया जाता है जहाँ पर सेकंड ब्रदर जो होता है वो बाहर डीमन आर्मी से फाइट कर रहा होता है और सेवंथ जंग मिस को उठाकर उसकी नौकरानी भागती हुई नीचे उतर रही होती है। वहीं पर उसे थर्ड जंग मास्टर का मैसेज याद आता है जो उसने उसे वॉइस मैसेज दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें सेवंथ जंग मिस को दूंगा, इसे लेना और जल्दी से यहाँ से बाहर भाग जाना। जैसे वहां पर डीमन आर्मी के लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें सरेंडर करना है तो उसी वक्त उनके सामने सरेंडर कर देना। अगर तुमने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार डालेंगे।
इसलिए रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो नौकरानी वहां पर यंग लेडी को लेकर भागते हुए बाहर जा रही होती है और सोच रही होती है कि अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, जहाँ पर तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, मैं 7 जंग मिस को लेकर किसके पास जाऊंगी। जैसे वो बाहर निकलती है, डीमन आर्मी के लोग उसे कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, अपनी आइडेंटिटी बताओ, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही थी। तो वो उसे अपने बारे में बताती है कि मैं 7 जंग लेडी की नौकरानी हूँ और 7 जंग लेडी इस वक्त मेरे साथ है, मैं यहाँ पर उसे वापस लेकर जा रही हूँ क्योंकि गद्दार ने हमारे पर भी अटैक किया था। तो ये बात सुनने के बाद उनका जनरल कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर 7 जंग मिस के साथ हो। तो 7 जंग मिस वहां पर नीचे उतरती है तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। फिर साथ ही वो जनरल कहता है कि 7 जंग मिस और उनकी नौकरानी को यहाँ पर से सेफली इनके सेफ हाउस तक छोड़ कर आओ। नौकरानी अपनी जंग मिस को लेकर उनके साथ चल पड़ती है, लेकिन साथ ही वो सोच रही होती है कि 3rd यंग मास्टर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, मैं कोशिश करूंगी अगर वो यहाँ पर डीमन एम्परर बन भी जाता है तभी मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि 7th लेडी को उससे दूर रखा जाए क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ फर्स्ट ब्रदर जो होता है हमारे हाजिन से कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा पकड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें खींचता हुआ डीमन आर्मी के सामने लेकर जाऊंगा और उनके सामने तुम खुद इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि तुमने यहाँ पर एक फेक एक्यूजेशन लगाई है, यानी तुमने फेक इल्जाम लगाया है और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन जो है अब इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा, क्योंकि उसने इन दोनों के ऊपर गद्दारी का इल्जाम तो लगा दिया है लेकिन असल में ये दोनों गद्दार हैं नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो 3rd से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सही बात साफ बता रहा हूँ कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, तुमने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर से घसीटता हुआ सीधा लेकर जाऊंगा डीमन आर्मी के पास, जाकर उनके सामने सारी बातों को क्लियर कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। जबकि हमारा 3rd उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, जबकि तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हो इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तो वो उसके करीब जाकर उसे किक मारता है, जबकि हमारा हाजिन उसकी किक को ब्लॉक करता है और वहां पर उसका प्रेशर महसूस हो रहा होता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि इसके स्ट्राइक्स के अंदर वाकई में काफी ज्यादा दम है। ये बात तो वाकई में सच है कि ये अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुका है और इसके अटैक्स जो है वो 3rd और 2nd और 4th के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर हैं। तो फिर साथ ही हमारा हाजिन कहता है लेकिन अफसोस कि मैं भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में हूं और मेरे स्किल्स इससे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही हाजिन उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो पीछे हटने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा करते हो। तो फर्स्ट उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुमने यहाँ पर कहा कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स मेरी मार्शल आर्ट से बेहतर है, ये तुम ही ने कहा था ना, लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स जो है वो मेरी मार्शल आर्ट से बेहतर नहीं है बल्कि मेरी मार्शल आर्ट्स तुमसे बेहतर हैं। और इसी के साथ ही फर्स्ट जो होता है वहां पर खामोश होता है, फिर साथ ही अपनी बेल्ट को वहां पर से निकाल लेता है। उसकी बेल्ट असल में एक तलवार होती है, ये सेम वैसी तलवार होती है जैसे कि पिनल्लाहल मास्टर ने यूज की थी। तुझे देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। 3rd कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई, आए तुम हो कौन। इसी के साथ ही फर्स्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खुद ही देख लेना कि मेरी मार्शल आर्ट्स कैसी है और तुम यहाँ पर मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं तो फर्स्ट यंग मास्टर हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इसका स्टैंस और इसके पास तो तलवार है बिल्कुल पिनल्लाहल मास्टर की तरह है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास सेम वही टेक्निक हो सकती है, तलवार भी वैसी और साथ ही उसमें स्वीट टेक्निक भी वैसी ही है। तो हाजिन उसे कहता है कि लगता है कि पिनल्लाहल मास्टर के साथ तुम्हारा जो कनेक्शन है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है बल्कि तुम इसके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हो। कि फर्स्ट यंग मास्टर जो होता है अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फेलियर था। तो हाजिन कहता है कि जब भी यहाँ पर पिनल्लाहल मास्टर की बात की जाती है तुम कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, तो मुझे यहीं पर से पता चल गया है कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ तो जरूर है। और इसी के साथ ही 3rd फर्स्ट जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर हाजिन के ऊपर एक अटैक करता है। तो उसका फर्स्ट का जो अटैक होता है वो पिनल्लाहल मास्टर के अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो पीछे काफी सारे पेड़ों को भी काट देता है। तो हाजिन कहता है कि इसकी तलवारबाजी की टेक्निक जो है ये पिनल्लाहल मास्टर की टेक्निक से काफी ज्यादा बेहतर और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर इसे उसी तरह से ट्रीट करना होगा जिस तरह से मैंने पिनल्लाहल मास्टर को हराया था। और इसी के साथ ही हाजिन जो होता है पीछे की तरफ जंप करता है, जंप करने के बाद हवा में इसी पीछे की तरफ मुड़ता है और उसको एक जबरदस्त किक मारता है। वो उसके मुंह पर एक किक मारता है लेकिन वो उस किक को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही अपनी तलवार लेकर फिर से उसे स्टैब करता है। जब वो सामने की तरफ स्टैब करता है तुम्हारा हाजिन जंप करके उसकी तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पावरफुल स्ट्राइक जो है ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर इन स्ट्राइक्स के साथ मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। तुम्हें पता है कि नॉर्थ की साइड के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल असैसिन हुआ करता था जिसे डेथ लॉर्ड कहा जाता था, वो भी यहाँ पर असैसिन्स की रैंकिंग में टॉप 10 में से 3 के नंबर पर आता था। ये बस सुनने के बाद फर्स्ट उसे कहता है कि मैं किसी असैसिन को नहीं जानता, ना ही मैं यहाँ पर डेथ लॉर्ड को जानता हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो जानने की जरूरत ये है कि वो ये है कि मैंने डेथ लॉर्ड को भी मार दिया था। अगर मैं डेथ लॉर्ड को मार सकता हूँ तो फिर तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। इसके साथ ही हाजिन फिर से उसे किक मारता है जिससे वो फिर से पीछे जाकर गिरता है। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुका हूँ और तुम भी यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच चुके हो। तुम 40 साल की कम उम्र
नंबर में अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचे और ये तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस होने की निशानी है। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कमियां रह गई हैं। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स परफेक्ट नहीं है, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स में काफी ज्यादा कमियां हैं और तुम जहां पर अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझते हो। तुम्हारा एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल भी एक डीमन एम्परर बनने के लायक नहीं है। इसके साथ ही फर्स्ट फिर से वहां पर गुस्सा आ जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जब वो वहां पर चिल्लाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, साथ ही वो अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रिलीज करता है। ये वो टेक्निक होती है जिसके ऊपर वो भरोसा करके यहाँ पर अपने आप को एरोगेंट साबित कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर एम्परर डिमोनिक की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। ये एक स्पेशल ओरा टेक्निक है जो कि डीमन एम्परर यूज करते हैं। तुम्हारा हाजिन उस टेक्निक को देखने के बाद कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक तुम्हारे पास, ये टेक्निक कैसे हो सकती है, ये टेक्निक तो डीमन एम्परर की टेक्निक है, उसने अभी तक इस टेक्निक को मुझे भी नहीं सिखाया। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है क्या बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हो कि मेरी मार्शल आर्ट्स जो है वो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स से बेहतर नहीं है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि इसके पास डोमिनेटिंग डीमन एम्परर ओरा है। ये वो टेक्निक है जिसे मैं डीमन एम्परर के पास देखा था, एक ऐसी टेक्निक जिससे उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द एक पावरफुल ओरा क्रिएट हो जाता है जिससे हम लोग उसे हिट नहीं कर सकते। तो हाजिन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुमने जहाँ पर इस टेक्निक को छुपा कर रखा होगा, लेकिन तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया है, तो इसका मतलब यह है कि डीमन एम्परर ने डायरेक्टली ये टेक्निक तुम्हें सिखाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि तुमने उनके पास से चोरी की है। तो ये बात सुनने के बाद फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि हाँ, डीमन एम्परर ने ये टेक्निक खुद मुझे सिखाई थी। और हाजिन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि इस जैसे बंदे को उसने अपनी स्पेशल टेक्निक सिखा दी जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, अल्टीमेट टेक्निक है जो कि वो खुद यूज करता है। फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि तुमने चाहे यहाँ पर कोई सी भी नई मार्शल आर्ट्स क्यों ना मास्टर की हो, लेकिन डिमोनिक एम्परर की ओरा के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर डीमन एम्परर खुद मौजूद होते और वो इस टेक्निक को रिलीज करते तो अब मुझे यहाँ पर डरने की जरूरत थी, लेकिन अब जबकि तुम्हारा जैसा एक बेवकूफ यहाँ पर इस टेक्निक को रिलीज कर रहा है तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि तुमने मुझे लगता है कि इस टेक्निक को पूरी तरह से ग्रैस्प नहीं किया होगा। अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक दिखाता हूँ। इसी के साथ ही हमारा हाजिर भी वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है। जैसे ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है तो ये देखने के बाद फर्स्ट ब्रदर भी काफी हैरान होता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी टेक्निक मेरी टेक्निक के साथ मिलती जुलती है, क्योंकि हमारे हाजिर ने वहां पर 9 फोल्ड डेप्थ टेक्निक को खुद बनाया है, उसके साथ दूसरी तरफ से ऑर्थोडॉक्स टेक्निक्स को मिक्स करके। इसी वजह से उसकी टेक्निक जो है वो डिमोनिक एम्परर की ओरा की टेक्निक के जितनी ही पावरफुल है। साथ ही हमारे हाजिर के पास कोई वेपन नहीं होता तो वो अपनी एनर्जी की मदद से वहां पर अपने हाथ को तलवार बना लेता है। तुझे देखकर फर्स्ट और भी हैरान होता है। तो हाजिर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अपनी की से क्या कर सकता हूँ। वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। फर्स्ट पीछे की तरफ हटता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर इस स्वर्ड टेक्निक को एग्जीक्यूट किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी की मदद से। तुम अपनी की को मेटेरियलाइज कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मारना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कम से कम तुम्हारे दोनों बाजू काट सकता हूँ। तुम्हारे दोनों बाजू काट कर मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा और उसके बाद अपनी सच्चाई को साबित करूंगा। हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर आओ आकर मेरे बाजू काट लो। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन के घर का दिखाया जाता है कि बज़र्क डीमन स्क्वाड लीडर होंगरियन जो होती है उसके घर आती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड ब्रदर जो है वो गद्दार है तो वाकती वहां पर आती है और कहती है डोंगफिल तुम कहां पर हो, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। वहां पर फाइटिंग के निशान होते हैं लेकिन वो सभी लोग वहां से जा चुके होते हैं। तो होंगरियन कहती है कि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर क्या हुआ, लगता है जैसे यहाँ पर फाइट हुई है और घर पर कोई भी नहीं है, नौकरानी भी यहाँ पर नहीं है। तो उसे वहां पर साइड के ऊपर हमारे हाजिन की तलवारें दिखाई देती है। तो वो कहती है किस किस्म का तलवार बाज है, अपनी तलवारें हमेशा यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। तो वो उसकी तलवारें वहां पर से उठा लेती है और उसकी तलवारें उठाकर वहां पर से हाजिन की तरफ भागना स्टार्ट करती है। जबकि इस वक्त कल्ट के अंदर एक उधम मचा होता है। सभी लोग वहां पर कह रहे होते हैं कि सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर है। उसे वो सेकंड यंग मास्टर नहीं बल्कि अभी गद्दार कह रहे होते हैं, क्योंकि वो डीमन आर्मी के सोल्जर्स को मार रहा होता है। उसमें से कुछ सोल्जर्स को उसने मार भी दिया होता है। यहीं पर दो एल्डर्स को दिखाते हैं जो कि ऊपर खड़े होते हैं एक माउंटेन के ऊपर। तो वो दोनों ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर गद्दार है। अगर वो गद्दार नहीं भी था लेकिन अब वो गद्दार साबित हो जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पर डीमन आर्मी के सोल्जर्स को मार दिया है। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाना चाहिए। पहला एल्डर उसे कहता है लेकिन उसने डीमन आर्मी के लोगों को मारा है और मुझे लगता है कि ये भी गद्दारी है। और अगर यहाँ पर उसके ऊपर गद्दारी के इल्जाम साबित नहीं भी होते तब भी यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरा एल्डर भी वहां पर पहुंच जाता है और वो तीनों वहां पर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर रिबेलियन ना भी हुई, यानी कि अगर ये गद्दारी नहीं भी है तब भी यहाँ पर अगर हमें बुलाया जाता है तो हम लोग तो सर्वेंट्स हैं, हमें उसी वक्त वहां पर जाकर उनको सबड्यू करना पड़ेगा, चाहे हमें फर्स्ट यंग मास्टर, सेकंड यंग मास्टर या थर्ड यंग मास्टर को क्यों ना पकड़ना पड़े। और इसी के साथ उन्हें वहां पर होंगरियन दिखाई देती है जो कि भागती हुई हाजिन की तरफ जा रही होती है। तो एक एल्डर कहता है कि देखो तो वहां पर जो बच्ची क्या कर रही है, लगता है कि वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के वेपन्स लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। जबकि दूसरी तरफ जंगल में अभी भी वहां पर हाजिन और फर्स्ट यंग मास्टर दोनों की फाइट जारी होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। और हाजिन को वहां पर डाउनफॉल होता है क्योंकि हाजिन के पास कोई वेपन भी नहीं है। पर तो अगली एपिसोड में देखेंगे जब हमारे हाजिन के पास वेपन आ जाएगा तो क्या वो यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर को हरा पाएगा और दूसरी तरफ सेकंड ब्रदर का क्या बनेगा, क्या उसे गद्दार समझकर उसे मार दिया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 113 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वहां पर अटैक्स को फेस कर रहा था फर्स्ट जंग मास्टर, क्योंकि फर्स्ट जंग मास्टर ने वहां पर डीमन एम्पर की सिखाई हुई स्पेशल टेक्निक जिसे डिमोनिक एम्पर ओरा कहा जाता है, उस टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था है। और साथ ही उसके हाथ में वो तलवार होती है जो कि पिनल्लाह मास्टर की होती है, यानी कि उसकी सेम टेक्निक्स को वो यूज कर रहा था। हमारा हाजिन जो होता है उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और सामने की तरफ देखता है तो वो सामने से गायब हो जाता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर वो कहाँ पर चला गया, क्योंकि उसने यहाँ पर डीमन एम्परस डोमिनेशन स्टेप को भी मास्टर किया होता है। हालांकि उसने उसे हाई लेवल तक मास्टर नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तेजी के साथ घूमकर पीछे पहुंच जाता है और पीछे से घूमकर अपनी तलवार को घुमाकर हाजिन के ऊपर अटैक करता है। तो उसे लगता है कि उसने हाजिन को हिट किया, लेकिन वो एक मिराज होता है, क्योंकि हाजिन भी वहां पर सेम टेक्निक को यूज कर रहा था। उसे भी डीमन एम्पर ने यही स्टेप वाली टेक्निक दी थी। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस फेमस टेक्निक को मास्टर किया, यानी डीमन एम्परस डोमिनेशन स्टेप को, लेकिन ये मुझे लगता है कि तुम छठे लेवल से आगे तक नहीं जा पाए, लेकिन मैं इस वक्त 7वें लेवल पर हूं। इसका मतलब यह है कि मेरी टेक्निक तुमसे ज्यादा बेहतर है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि तुमने अभी तक यहाँ पर डोमिनेटिंग डीमन एम्पर ओरा जो है उस टेक्निक को भी कंप्लीटली मास्टर नहीं कर पाए हो। अगर तुम इसको कंप्लीटली मास्टर कर पाते तो डीमन एम्पर की तरह मैं जहाँ पर तुम्हारे सामने सर भी नहीं उठा पाता। इसका मतलब यह है कि डीमन एम्पर ने जहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें ये टेक्निक सिखाई नहीं। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि हम दोनों ने एक ही मास्टर से सेम टेक्निक सीखी है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि दोनों टेक्निक्स के में परफॉर्म करने में कितना फर्क है। और इसी के साथ हमारा हाजिन वहां पर उसे अपनी स्पेशल टेक्निक दिखाने वाला है, वो टेक्निक जो कि डीमन एम्पर ने उसे इंप्रूव करके दी थी। वो यहाँ पर 9 डेप्थ टेक्निक को यूज करने वाला है। और इसी के साथ जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो काफी दूर तक पीछे लुढ़कता हुआ जाकर गिरता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब तुम्हें कैसा लगा, मेरी जो नई टेक्निक देखकर तुम्हें कैसा लगा। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर डीमन एम्परस डोमिनेशन स्टेप को यूज करके मेरे पर अटैक कर रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ पर साथ में एक नई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी बनाई है। तो कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर इस डीमन एम्परस ओरा के पहले मूव को तो मास्टर किया, लेकिन उसका अगला मूव जो है वो तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। और इसी के साथ हमारे हाजिन को साइड के ऊपर से सेकंड यंग मास्टर दिखाई देता है। सेकंड यंग मास्टर जो होता है वहां पर काफी सारे कल्ट के मेंबर्स को मारकर वहां तक पहुंच आया होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अब तुम्हें यहाँ पर उसका खमियाजा भुगतना होगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ थ्रोन के ऊपर बैठ जाओगे, तुम सक्सेसर चूज हो जाओगे, जबकि मैं अभी तक जिंदा हूँ। फर्स्ट ब्रदर जो था उसकी हालत देखने के बाद से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया जो मेरे रास्ते में आए। तो फर्स्ट ब्रदर गुस्से के साथ से कहता है बेवकूफ, तुमने क्या कर दिया, तुमने डीमन आर्मी के सोल्जर्स को मार दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि उनको मारना भी एक गद्दारी है। लेकिन ब्रदर उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग यहाँ पर डीमन आर्मी के सोल्जर्स थे, यहाँ पे डिमोनिक कल्ट के मेंबर थे। तुमने भी तो यहाँ पर पहले भी बहुत सारे डीमन आर्मी के लोगों को मारा है, यानी डिमोनिक कल्ट के लोगों को जान ली है। फर्स्ट ब्रदर गुस्से के साथ से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, अब यहाँ पर तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सेकंड उसे कहता है तुम क्या चाहते थे कि वहां पर मैं उन्हें अपने आप को पकड़ नहीं देता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर हार मान लूंगा। तो फर्स्ट उसे कहता है बेवकूफ, तुम यहाँ पर समझ नहीं रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर तुमने इस बात को और ज्यादा साबित कर दिया। यहाँ पर सबूत देकर डीमन आर्मी के सोल्जर्स को मारकर वो तुम्हारी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा है, क्या तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पर हम दोनों के ऊपर इल्जाम लगा है, अगर मैं गद्दार हूं तो तुम भी गद्दार हो, फिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे गद्दार साबित करके खुद यहाँ पर सक्सेसर बनना चाहते हो। हमारा हाजिन उसे कहता है कि जैसा मुझे लगा ही था कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर दी है, तो मुझे यहाँ पर पहले से पता था कि तुम यहाँ पर गद्दारी करोगे, अगर मैं यहाँ पर ये चाल खेलूंगा तो तुम यहाँ पर मेरे जाल में जरूर फंसोगे। तो सेकंड ब्रदर गुस्से के साथ से कहता है कमीने कहीं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। फर्स्ट उसे कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, तुम यहाँ पर उसके गुस्सा दिलाने की वजह से गुस्सा मत हो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि सेकंड ब्रदर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, लेकिन हमारा हाजिन फिर से उसे गुस्सा दिलाता है और कहता है मेरे मास्टर डीमन गार्ड के साथ मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने एक टेक्निक के बारे में पूछा था, मैंने उनसे एसेंस एब्जॉर्बिंग टेक्निक के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया था कि डिमोनिक गार्ड की यानी कि उनके पास एक बहुत ही स्पेशल डार्ट है जो कि यहाँ पर लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन सेकंड यंग मास्टर तुम्हारे पास जो टेक्निक है मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बेकार इमिटेशन है उस टेक्निक की जो टेक्निक डीमन एम्परर के पास है। इसका मतलब यह है कि वो टेक्निक तुम्हें यहाँ पर पागल कर रही है। तुझे बात सुनने के बाद सेकंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरी डुअल बॉडी डिमोनिक यूनियन टेक्निक को यहाँ पर इमिटेशन कहने की, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी टेक्निक एक कॉपी है डिमोनिक कार्ड्स की? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरी टेक्निक बहुत ज्यादा प्योर है। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस खोता जा रहा है, इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। तो जब वो हाजिन के ऊपर अटैक कर रहा था तो तुम्हारा हाजिन पीछे की तरफ बढ़ता है, उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। और इसी के साथ ही जैसे वो अपने पंजे के साथ हाजिन के ऊपर अटैक करने लगता है, हमारा हाजिन जो होता है उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जैसे वो पंच मारता है तो इसी के साथ हाजिन का पंच वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से हाजिन का पंच उसके माथे के साथ लगकर वहीं
वहीं पर रुक जाता है। जब उसका पंच वहां पर रुक जाता है तो सेकंड ब्रदर अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और हाजिन का बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब मेरी बारी है। जब वो उसका बाजू पकड़कर खड़ा होता है, फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि यहीं पर से पकड़ कर रखो, मैं इसका बाजू काट देता हूं, और वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक स्ट्राइक लगाता है। लेकिन हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके बाजू को सामने की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से सेकंड ब्रदर का एक बाजू कट जाता है। उस बेचारे का एक पूरा बाजू कट जाता है और वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, कमीने कहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। उसी तरह से फर्स्ट ब्रदर जो होता है फिर से वहां पर अपनी तलवार उठाकर हाजिन के ऊपर अटैक करता है। तो हाजिन जो होता है अपने हाथ के ऊपर एनर्जी के साथ तलवार बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो यहाँ पर मेरे पर अटैक किया जा रहा है। हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने साथी के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो, तुमने उसका एक बाजू काट दिया। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरा साथी है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्सेसर बन सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यूज कर रहा था। इस बेवकूफ को क्या लगा था कि यहाँ पर मैं इसको चॉइस को यहाँ पर इतनी आसानी के साथ सक्सेसर बनने दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूं तो फिर इसके सक्सेसर बनने के चांसेस तो बिल्कुल जरूर से जीरो हैं। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ और भी ज्यादा आसान हो गया है। मैं यहाँ पर सेकंड ब्रदर को मार डालूंगा, इसको मारने के बाद सारा इल्जाम तुम्हारे पर डाल दूंगा और उसके बाद तुम यहाँ पर गद्दार भी साबित होगे और सेकंड यंग मास्टर के कातिल भी साबित होगे, और जहाँ पर मैं दोनों को रास्ते से हटा दूंगा तो फिर मैं यहाँ पर सक्सेसर बन जाऊंगा। जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि यहाँ पर अगर मैंने अपने की रिमोनी की और को हटाया तो मेरा बाजू कट जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एक बाजू कटवा दूंगा तो ऐसे समझ लो एक बेकार इंसान हो जाऊंगा। मुझे यहाँ पर रिस्क लेना होगा, मुझे यहाँ पर माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करना होगा ताकि मैं इसे शेक ऑफ कर सकूं। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर से खड़े खड़े अपनी माउंटेन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर पंच मारता है। वो अपनी फुल पावर के साथ पंच मारता है, जिसकी वजह से फर्स्ट जंग मास्टर काफी दूर उड़ता हुआ जाकर गिरता है और इस पंच की वजह से वो काफी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है और वहीं पर वो नीचे गिर जाता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर अपना बाजू कटने दूंगा, जिस तरह से बेवकूफ सेकंड ने अपना बाजू कटने दिया। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारी बिजक डीमन स्क्वाड की कैप्टन होंगरियन भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई, तुम यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर क्यों नहीं आते, हमेशा अपनी तलवारें क्यों भूल जाते हो। तो हाजिन कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर मेरी तलवारें लेकर आई हो। ऐसी वो भागते भागते उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। हाजिन इसी के साथ उसके पास तलवारें अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए उठाता और कहता है अब यहाँ पर मैं इसे दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कि अब मेरे पास भी तलवार आ चुकी है। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे लोगों को हाथ लगाया, अब यहाँ पर तुम्हें उसका बदला चुकाना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, हीवन वार्ड की टेक्निक को यूज करते हुए अब तलवारों को उसकी तरफ फेंकता है। वो सारी तलवारें उड़ती हुई सीधी जाकर फर्स्ट जंग मास्टर की बॉडी के साथ टकराती है। वहां पर काफी बड़ा धमाका आता है और इसी के साथ दिखाते हैं कि फर्स्ट जंग मास्टर बहुत ही बुरी हालत में वहां पर जख्मियों का ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। कैप्टन होंगरियन उससे पूछती है कि थर्ड जंग मास्टर क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या वो मर गया। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, वो अभी मरा नहीं है, वो इतनी आसानी से तो मर नहीं सकता। यहीं पर दिखाते हैं कि सेकंड ब्रदर जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो उसका फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है बेवकूफ यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, तो यहाँ पर रिकवर हो लेने दो, उसके बाद हम दोनों मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करेंगे। जबकि सेकंड ब्रदर फर्स्ट से कहता है कि नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 113 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर फर्स्ट जंग मास्टर सेकंड से कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ जब तक कि मैं यहाँ पर हील नहीं हो जाता, उसके बाद हम दोनों मिलकर इसको हरा देंगे। जबकि सेकंड उसे कहता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत सा इज्जत करता था, लेकिन अब यहाँ पर तुमने मेरा एक बाजू काट दिया और मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंच जाऊंगा तो तुमसे आगे निकल जाऊंगा, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने नहीं दे रहे थे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अल्टीमेट डीमन राम में कैसे पहुंचे, तुमने मेरे पास से मेरी डुअल एब्जॉर्प्शन टेक्निक को चोरी किया और उसके बाद तुमने यहाँ पर कल्ट के एक मेंबर को मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद तुम वहां पर सीक्रेट डोर ट्रेनिंग के लिए चले गए और उसके बाद तुम अल्टीमेट डीमन बनकर वापस आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सक्सेसर बनने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से डीमन गार्ड बन सकते हो, जबकि यहाँ पर इस सब में मेरी भी मेहनत शामिल है। उस ब्रदर से कहता है कि तुम्हारी सब बातों का क्या मतलब है, अब तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, ये सब कुछ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी बॉडी के अंदर डालता है और उसका दिल निकाल लेता है। ये देखकर हमारा हाजिन और उसके साथ होंगरियन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो फर्स्ट ब्रदर का दिल निकालता है, उसे अपने हाथ में पकड़ता है, साथ ही उसको खाना शुरू कर देता है। शायद उसकी टेक्निक इसी तरह से काम करती है, जब वो किसी दूसरे के दिल को यहाँ पर उसकी बॉडी पार्ट्स को खाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो होंगरियन कहती है जी यहाँ पर क्या कर रहा है तुम्हारा हाजिन। उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके साथ ही सेकंड ब्रदर जो होता है फर्स्ट ब्रदर के दिल को निकाल कर खा जाता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है
हमें फिफ्थ यंग मिस का दिखाया जाता है। फिफ्थ यंग मिस जो होती है वहां पर असैसिन्स के साथ फाइट कर रही होती है ताकि वो यहाँ पर हमारे हाजिन की फैमिली को बचा सके। और यहीं पर सेवंथ को भी दिखाता है कि सेवंथ भी वहां पर उनसे फाइट कर रही होती है। तो उससे पूछते हैं कि योमिन क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। किसी के साथ ही सिक्स यंग मास्टर को दिखाता है कि वो भी वहां पर उनके साथ होता है। वो डोंगपिल और बाकी के दोनों को लेकर वहां पर से बाहर आता है। तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं, हमें ब्लड स्पिरिट पवेलियन में पहुंचना होगा ताकि हम लोग वहां पर जाकर सेफ रहेंगे। योमिन से भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, जल्दी से यहाँ पर पिनला हाल के लोग पहुंचने वाले हैं। तो योमिन आके बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि ब्रदर हाजिन क्या वो ठीक रहेगा? तो वो जो उनसे कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर उसका पीछा करते करते उस जंगल में चली जाओगी और जाकर उसकी मदद करोगी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अल्टीमेट डीमन राम के मॉन्स्टर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। अगर हम उनकी फाइट में जाएंगे तो हम सभी लोग बिला वजह मारे जाएंगे। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से सेकंड यंग मास्टर का दिखाया जाता है कि वो उस दिल को खा लेता है। उस दिल को खाने के बाद उसकी पावर लेवल जो होती है वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है। जबकि हमारे हाजिन को यहीं पर रिन की बात याद आती है। सैंग्रिन ने उसे कहा था कि ल्यूली पोटेंशियल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि अनस्टेबल टेक्निक है, अगर इसकी कंप्लीट पार्ट्स को मास्टर ना किया गया हो तो कभी भी आप यहाँ पर इसके साथ अपनी सैनिटी को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर किसी ने ल्यूली ग्रेट पोटेंशियल टेक्निक को फुली मास्टर नहीं किया हुआ तो उसी के साथ उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो अपनी इंसानियत को खो देगा और एक पागल मॉन्स्टर की तरह अटैक करना शुरू कर देगा। होंगरियोन कहती है कि यंग मास्टर क्या वाकई में उस कमीने ने यहाँ पर अपने फर्स्ट ब्रदर का दिल निकाल कर खा लिया? क्या मैं यहाँ पर सही देख रही हूँ? तो वो कहता हाँ तुम सही देख रही हो। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी रो निकलती है तो उसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। होंगरियोन कहती है कि इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इससे पहले कि वो कंप्लीट उसको एब्जॉर्ब कर ले मुझे रोकना होगा। और वो अपनी ड्रैगन स्लेयर के साथ उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है तो उसकी स्लैश होती है उसकी बॉडी के करीब भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ब्रदर की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत ही पावरफुल की का एक बैरियर होता है और वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। हाजिन कहता है कि बीस्ट टेम्पलर से फाइट के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। जब वो यहाँ पर अपने डिसाइबल की गुई की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था उस वक्त उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एनर्जी की वजह से एक शील्ड बन गई थी जिसे मैं तोड़ नहीं पा रहा था। होंगरियोन कहती है कि वाकई में यहाँ पर सक्सेसर की पोजीशन इतनी ज्यादा लुभावनी है कि ये लड़का यहाँ पर अपने आप को पागल कराने के लिए भी तैयार है। इसका एक बाजू कर चुका है तो ये यहाँ पर सक्सेसर बनकर करेगा भी क्या? इसकी वजह से इसने यहाँ पर अपने आप को पागल कर लिया अपने फर्स्ट ब्रदर का दिल खाकर। इसके साथ ही सेकंड ब्रदर को दिखाता है कि वो तो बिल्कुल वहां पर पागलों की तरह हंस रहा होता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से पीछे हटना होगा, जबकि होंगरियोन उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डीमन आर्मी के लोग पहुंचने वाले हैं। तो हाजिन कहते हैं तो और भी अच्छा है, वो सभी लोग इस बात को अपनी आंखों से देख लेंगे कि यही गद्दार है और मैं यहाँ पर उनकी मदद कर रहा हूँ। जबकि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर ऑडियंस आ चुकी है तो मुझे लगता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, मुझे इससे फाइट करनी होगी और उसे सबड्यू करना होगा ताकि यहाँ पर उनको पता चले कि ये वाकई में गद्दार था। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ ही ऊपर हवा में उड़ता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है की मैनिपुलेशन टेक्निक के साथ अपनी तलवारों को हवा में उड़ाता है और कहता है कि मुझे इसे जल्दी जल्दी बेहोश करना होगा। मैं इसे जान से नहीं मार सकता लेकिन मैं भी यहाँ पर खुद भी नहीं मार सकता। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाजिन उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक करता है और सेकंड ब्रदर उसकी तरफ चलाता हुआ आगे बढ़ता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है और इसी के साथ ही सारी फाइट खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर डोंगबिल का दिखाया जाता है। डोंगबिल उठता है और उठने के साथ कहता है यंग मास्टर आप कहां पर हैं? तो उसके सामने वहां पर पिनला हाल मास्टर खड़ा होता है और उसे कहता है फाइनली तुम्हें होश आ गई। तो वो कहता है कि लाहल मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि तुम्हारी इंजरीज जो है वो काफी ज्यादा सीरियस है, लगता नहीं है कि तुम अगले 2 महीने तक यहाँ पर अपनी तलवार को उठाकर दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाओगे, इसलिए तुम्हें शावा बिस्तर के ऊपर आराम से लेटे रहना चाहिए। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर की तो वो बिल्कुल ठीक है। तो डोंगपिल कहता है कि बाकी सभी लोगों का क्या, वो उस लड़की रिंगन और उसके साथ साथ अंगवा उन दोनों का क्या? तो वो कहता है कि वो नौकरानी जो है बिल्कुल ठीक है, उसे चोट नहीं आई और तुम्हारी मेहमान लड़की वो बिल्कुल ठीक है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि हमारे घर के ऊपर जिन लोगों ने अटैक किया था वो कोई आर्मी यहाँ पर डीमन कल्ट की नहीं थी बल्कि वो असैसिन्स थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 7th यंग लेडी को इस बारे में थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से तुम यहाँ पर बचे हो। 7th यंग लेडी जो थी वो अपने साथ 5th यंग लेडी और साथ में 6th यंग मास्टर को लेकर तुम्हारे घर के ऊपर आई थी क्योंकि उसे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके सामने ये सारी बात हुई थी। फर्स्ट ब्रदर ने उसके सामने कहा था कि उसने यहाँ पर हाजिन की फैमिली को बंदी बना रखा है, इसी वजह से वो तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आई। तो डोंगबिल कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा और 7th लेडी को थैंक यू जरूर बोलूंगा। साथ ही डोंगबिल उससे पूछता है कि 3rd यंग मास्टर कहां पर है, मेरे मास्टर कहां पर हैं? तो पिनला मास्टर से कहता है कि वो इस वक्त हमारी जेल के अंदर है। तो ये बात सुनने के बाद डोंगबिल काफी हैरान होता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है जेल का दिखाया जाता है जहां पर बेड़ियों में बंधे हुए किसी को दिखाते हैं। तो उसके सामने हमारा 3rd यंग मास्टर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी और के लाइफ एसेंस को चोरी किया अपनी टेक्निक की मदद से, इसके साइड इफेक्ट्स तो होने ही थे।
ज्यादा तुम जहाँ पर अपने डिमोनिक डुअल आर्ट को सीखते जाओगे उतना ज्यादा तुम जहाँ पर पागल होते जाओगे, अपनी इंसानिटी को खोते जाओगे। हाचिन उसे कहता है कि तुम जहाँ पर जिसके साथ मिलकर काम कर रहे थे वो एक बहुत ही घटिया इंसान था जिसे मॉरल्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। अब मैं यहाँ पर उसके बारे में कुछ गलत भी नहीं कह सकता क्योंकि वो मर चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर मर चुका है। उसने खुद यहाँ पर इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हें यहाँ पर चूज करना होगा कि तुम कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हो। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे मार डालो, मुझे यहाँ पर अब और जिंदा रहकर कुछ नहीं करना। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरी जैसा यहाँ पर बाकी के सभी लोग नहीं सोचते। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ भी देता हूँ तब भी यहाँ पर कल्ट के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि तुमने गद्दारी की है तो एक गद्दार की सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होती है। इसका मतलब यह है कि तुम फाइनली यहाँ पर मरने वाले हो ही। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर बैठे होते हैं और वहाँ पर उसके सामने जनरल स्ट्रेटजिस्ट आते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि मेरा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन से कामों को संभालता फिरूं। पहले मुझे यहाँ पर बाहर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, अब यहाँ पर अंदर जो गंद डला है उसका मैं क्या करूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए और साथ ही बहुत सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। मैंने सबको मैनेज तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इस सारी चीजों को नॉर्मल होने में कम से कम 10 दिन तो लग ही सकते हैं। मैंने एम्परर से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर बैन लगा दिया है कि कोई भी कल्ट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता, ताकि हम लोग यहाँ पर किसी को इस बारे में पता न चलने दें कि अंदर क्या हुआ है। और बाहर के लोगों को हमारे सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि हम लोग इनर फाइट में है, तो फिर इस बात का लोग फायदा उठा सकते हैं। डीमन एम्परर से कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम संभाल लोगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि वो बंदा कहाँ पर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो कहता है कि अभी तक आप यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से नहीं मिले। डीमन एम्परर कहते हैं नहीं, मैं अभी तक उससे नहीं मिला। स्ट्रेटजिस्ट कहता है लेकिन आप उसके साथ क्या करने वाले हैं। डीमन एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पर खुद इसका फैसला करूंगा। जब वो यहाँ पर मेरे सामने आएगा मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और उसके बाद उसे जानना चाहूंगा कि उसने यहाँ पर इस गद्दारी के लेबल को क्यों यूज किया, जबकि उसे पता था कि वो दोनों गद्दार नहीं है। उसके बाद फैसला करूंगा कि उसे सजा देनी है या फिर उसे सक्सेसर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 114 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन को डीमन एम्परर इतनी आसानी के साथ माफ कर देंगे, क्योंकि उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर ट्रेटर का लेबर लगाकर उन लोगों के ऊपर और डीमन आर्मी के बहुत सारे लोग भी मारे गए उसकी वजह से। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि डीमन एम्परर जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब थर्ड यंग मास्टर उसके पास आए और आकर उसे सारी बात एक्सप्लेन करे कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। डीमन एम्परर जनरल स्ट्रेटजीज को बता रहे होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आकर मुझे कन्विंस कर लेता है कि उसने जो कुछ भी किया वो ठीक किया है तो फिर तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो यहाँ पर आकर मुझे कन्विंस नहीं कर पाता तो ये ड्रिंक उसका आखिरी ड्रिंक होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी यहाँ पर सजाए मौत जरूर मिलेगी। और साथ ही वहाँ पर थर्ड यंग मास्टर आ जाता है, उसे अंदर आने का कहा जाता है। तो अंदर आने के बाद हमारा हाचिन जो होता है वहां पर उसको ग्रीट करता है। तब किसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजी से कहते हैं कि अब जबकि थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन उसे कहते हैं नहीं तुम यहीं पर रुको, तुम्हारी डिवाइन डीमन कल्ट के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला गया है। क्या तुम यहाँ पर खड़े रहकर इसके एक्सप्लेनेशन को सुनना नहीं चाहोगे कि इसने यह सब कुछ कैसे पुल आउट किया है? तुम यहाँ पर खड़े रहकर इसको जज करोगे क्या इसने ठीक किया या गलत किया? हम इसकी रीजनिंग को सुनने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारा हाचिन जो होता है वो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बातें कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोगों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि मेरे साथ क्या करना है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर किसी के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है? क्योंकि एक कंपटीटर को डाउन करने के लिए ये तरीका मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। मुझे तो लगा था कि तुम सभी सक्सेसर्स एक दूसरे से फाइट करने वाले और लाइफ टू डेथ फाइट करके एक दूसरे के लिए आपस में एक दूसरे को सिलेक्ट करोगे कौन यहाँ पर नया सक्सेसर बनेगा। तो हाचिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। मैंने यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट की डीमन आर्मी को भी यूज कर लिया, उन सभी को यूज किया अपने फायदे के लिए ताकि मैं यहाँ पर सक्सेसर बन सकूं और दोनों को रास्ते से हटाया जा सके। डीमन एम्परर से कहता है कि ये बात तो सभी लोगों को पता है, सभी लोग अब तक इस बारे में जान चुके हैं कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों को यूज किया है। इस बात का एक मतलब ये भी निकलता है कि तुम्हारे पास इतने स्किल्स नहीं थे कि तुम यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर या फिर सेकंड यंग मास्टर को अपनी पावर्स के साथ हरा सको। तुम एक बहुत ही बेकार लड़के निकले। तो क्या तुम मुझे यहाँ पर अब इस बारे में एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर गद्दारी का इल्जाम उन दोनों के ऊपर साबित नहीं होता तो फिर तुम्हारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा। तो क्या तुम यहाँ पर मुझे मना सकते हो कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सही किया है? तुम्हारा हाचिन जो होता है अपनी जेब के अंदर से एक पेपर निकालता है और उसे कहता है कि जरा इसको चेक करें। तो इस पेपर को वो अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हुए अपने पास ले आते हैं। डीमन एम्परर उस पेपर को ओपन करके चेक करते हैं और कहते हैं ये तो एक कन्फेशन है जो कि सेकंड यंग मास्टर ने लिखी है। तो इसी के साथ हाचिन उस कन्फेशन को पढ़ना स्टार्ट करता है और सारी की सारी सेम टू सेम वहां पर पढ़ देता है। तो उसमें
उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट यंग मास्टर ने और सेकंड यंग मास्टर यानी कि मैंने, हम दोनों ने मिलकर सेशन की फाइट से बाकी सभी यंग मास्टर्स को आउट करने का प्लान बनाया था। लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर के इरादे कुछ और ही थे। फर्स्ट यंग मास्टर यहाँ पर डीमन एम्परर को मारना चाहता था, यानी अपने मास्टर को मारना चाहता था और उसे मारकर खुद वो गद्दी के ऊपर बैठना चाहता था, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसे यहाँ पर एक गार्ड बनना था। शुरुआत से उसका एक ही सपना था कि वो इस पैलेस के अंदर एक गार्ड बनकर राज करे। जबकि जब मुझे इस बारे में पता चला कि वो इस तरह की गद्दारी करने के बारे में सोच रहा है, तो मैंने सेकंड यंग मास्टर ने उसको फाइटिंग के दौरान मार डाला। जब हमारे पर गद्दारी का इल्जाम लगा तो मैंने उसको मारकर थर्ड यंग मास्टर का साथ दिया। इसलिए मेरे पर जहाँ पर तरस खाया जाए और मुझे जहाँ पर सजाए मौत ना दी जाए, क्योंकि मैं गद्दार नहीं हूँ बल्कि मैंने गद्दारी के खिलाफ फाइट की। हाँ, मैंने उसके काफी सारे बुरे कामों में उसका साथ दिया था। तो डीमन एम्परर जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर इस कन्फेशन को पूरी तरह से रटा हुआ है। तो हाजिन कहता है क्योंकि मैंने तो उसे इसलिए इसको लिखने का कहा था, ये सारी की सारी जो बातें लिखी हुई है वो सारी मैंने उसे कहा था ये सारी लिखो। तो डीमन एम्परर कहते हैं लेकिन सेकंड तुम्हारे लिए यहाँ पर जो काम क्यों करेगा, वो एक बहुत ही एरोगेंट इंसान है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्योंकि मैंने उसके साथ एक प्रॉमिस किया है, मैंने उसके साथ एक डील की है जिसकी वजह से उसने यहाँ पर मेरा साथ देने को तैयार हो गया है। मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे डिफेंड करूंगा और साथ ही मैं उसे एक पोजीशन भी देने वाला हूं। तो डीमन एम्परर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर ट्रीजन एक अनफॉरगिवेबल क्राइम है, यानी कि यहाँ पर किसी ना किसी को तो इसकी सजा मिलनी है। अगर यहाँ पर तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो फिर सेकंड को मिलेगी, क्योंकि सेकंड यहाँ पर गद्दार है और उसे यहाँ पर जेल में बंद किया गया है और उसे यहाँ पर सजाए मौत मिलने वाली है। इस कन्फेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर वो यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है फिर भी यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फाजिन कहता है कि मैंने उसके साथ जो निगोशिएशन की है वो ये है कि सक्सेसर बनने के बाद जब मैं यहाँ पर डीमन एम्परर बन जाऊंगा, मैं उसे यहाँ पर वाइस डीमन एम्परर की पोजीशन दूंगा। मैं यहाँ पर एक नई पोजीशन बनाऊंगा जिसे वाइस डीमन एम्परर का नाम दिया जाएगा और उसे यहाँ पर वो गद्दी दी जाएगी और इसी के साथ उसे यहाँ पर ट्रीजन से भी बचाया जाएगा, यानी सजाए मौत से भी बचा लिया जाएगा। साथ ही मैं उसे यहाँ पर अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने का तरीका भी बताऊंगा। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि ये सारी की सारी बातें तुम यहाँ पर कैसे कर सकते हो जबकि तुम यहाँ पर अभी तक सक्सेसर चूज भी नहीं हुए। ये बात सुनने के बाद वहां पर जनरल स्ट्रेटजीज और डीमन एम्परर दोनों काफी हैरान हुए थे कि इसने यहाँ पर खुद से ये फैसला कर लिया कि वो उसके लिए यहाँ पर कल्ट लीडर बनने के बाद वाइस कल्ट लीडर की पोजीशन खाली करके उसे देगा। डीमन एम्परर से कहता है कि तुमने यहाँ पर उसको तो इस बात के लिए मना लिया, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम उसके जैसे इंसान को वाकई में यहाँ पर एक पोजीशन देना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो बंदा जो तुम्हें मारना चाहता था तुम उसे यहाँ पर अपना वाइस लीडर बना लो? हाजिन उसे कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ, मैंने उसके साथ वादा किया है। जबकि डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ इस प्रॉमिस को एक ही कंडीशन के अंडर पूरा कर सकते हो कि अगर वो ना मरे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मरेगा तो फिर तुम इस वादे को कैसे पूरा कर पाओगे। तो इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है किसी वजह से सिर्फ एक बार प्लीज मेरे पर एक बार एहसान कर दो और उसको मत मारो। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर सक्सेशन की फाइट कैसे होती है? आज से पहले सक्सेशन की फाइट में यही होता रहा है कि अगर यहाँ पर 6 डिसाइपल्स है, 6 में से एक जो सक्सेसर बन जाता है और बाकी के 6 जो है उन सभी को मरवा देता है, सॉरी बाकी के 5 को मरवा देता है। हमेशा से ऐसे ही चलता है, यहाँ तक कि उनके सभी सबऑर्डिनेट्स को मरवा दिया जाता है ताकि उनके खिलाफ यहाँ पर कोई बगावत ना हो। क्या तुम इस बारे में समझते हो? तो हाजिन कहता है हाँ मैं इस बारे में अच्छी तरह से समझता हूँ, ताकि कोई भी कल को उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके, उनको चैलेंज ना कर सके। इसी वजह से वो सभी लोग ऐसा करते थे। तो डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि सेकंड यंग मास्टर के जितने लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर दोबारा से बगावत कर सकते हैं और तुम्हें तुम्हारी गद्दी से हटाने की कोशिश कर सकते हैं? तो हाजिन कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में अंदाजा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर वादा किया है तो मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हारे वादे की इतनी ज्यादा अहमियत है? तो हाजिन कहता है कि मेरे वादे की बहुत ज्यादा अहमियत है। मैं यहाँ पर एक डीमन एम्परर कैसे बन सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकता, अगर अपने अल्फाज को पूरा नहीं कर सकता? तो डीमन एम्परर जो होता है वो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट आपने जहाँ पर इसकी सारी बातें सुन ली, अब बताएं कि आप यहाँ पर इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहते हैं कि डीमन एम्परर इस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है मैं उसको स्ट्रांगली अपोज करता हूँ, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया है। हम लोग इस बात को इस तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते। हालांकि ये लड़का यहाँ पर आपके सामने बैठकर कह रहा है कि आप इसको माफ कर दे और साथ ही यहाँ पर सेकंड को भी छोड़ दे, लेकिन क्या इस लड़के को इस बारे में पता है कि इसने यहाँ पर पूरे के पूरे कल्ट को स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डाल दिया? इसकी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इसने किसी के ऊपर यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर डेथ सेंटेंस जारी किया जाना चाहिए। क्या हाजिन सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे साथ है, यहाँ पर डीमन एम्परर का साथ दे रहा है। इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर जो एक्यूजेशन लगाई है वो किसी आम नागरिक के ऊपर नहीं, किसी आम मंत्री के ऊपर नहीं, किसी डिमोनिक एल्डर के ऊपर नहीं, बल्कि वो उनके अपने डिसाइपल्स के ऊपर लगाई है। फर्स्ट और सेकंड डिसाइपल जो कि पिछले कई सालों से यहाँ पर डीमन एम्परर के डिसाइपल रह चुके हैं, अगर ये खबर बाहर जाकर फैल जाती है, किसी को पता चल जाता है कि डीमन एम्परर के अपने डिसाइपल गद्दार निकले, तो फिर बताओ कि डीमन एम्परर की क्या इज्जत रह जाएगी? सभी लोग डीमन एम्परर के नाम के ऊपर थू थू करेंगे और ये वाला जो रिकॉर्ड है ये तो हिस्ट्री में भी लिखा जाएगा।
इस बात को हिस्ट्री याद रखेगी कि सेवन डीमन लॉर्ड जो थे उसके अपने डिसाइपल ने गद्दारी की थी और उन डिसाइपल्स ने गद्दारी करने के बाद उन्हें जिंदा भी छोड़ दिया गया था कि उन लोगों ने गद्दारी की तो कोई बात नहीं। तो हाजिन से कहता है कि तुमने इस सब के बारे में सोचा था। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ तो सोचा ही नहीं था, मैंने जब ये किया मैंने बस कर दिया, मुझे इस बारे में याद ही नहीं था कि हिस्ट्री में ये सब कुछ लिखा जाएगा और डीमन एम्परर का नाम खराब होने वाला है कि उसके डिसाइपल्स यहाँ पर गद्दार थे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 115 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएगा। क्या डीमन एम्परर वाकई में यहाँ पर सेकंड को भी माफ कर देंगे और यहाँ पर थर्ड को भी उसकी इस फेक इल्जाम की वजह से माफ कर देंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हम सब लोग लेगेसी ऑफ असासिन किंग के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं वहां पर हाजिन से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कर्ट लीडर के नाम पर एक दाग लगा दिया है जो कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंची है। क्या तुमने इस बारे में सोचा था? तुम्हारा हाजिन भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस पॉइंट को इस तरह से भी देखा जा सकता है। फिर साथ ही वहां पर जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं वो डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हें पब्लिक ओपिनियन की परवाह तो तुम कभी भी इस तरह के डीमन एम्परर नहीं होते। तो ये बात सुनने के बाद डीमन एम्परर भी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, जबकि हमारा हाजिन सोच रहा होता है लगता है ये दोनों मिलकर यहाँ पर मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। डीमन एम्परर अपने पास से वाइन का प्याला हमारे हाजिन को देते हैं और कहता है कि चलो इसको पियो। तुम्हारा हाजिन जो होता है उस वाइन के प्याले को पी जाता है और इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे पास आकर ये कहते हो कि तुम सेकंड ब्रदर को बचाना चाहते हो, हालांकि उसके ऊपर गद्दारी का इल्जाम है जो कि तुमने खुद ही यहाँ पर उसके ऊपर लगाया है। डीमन एम्परर से कहता है कि सेकंड डिसाइपल को तो मरना पड़ेगा ही, क्योंकि तुमने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाया है उसके तहत उसको यहाँ पर सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो फिर तुम्हें वो इल्जाम अपने सर पर लेना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ पर सभी के सामने ये अनाउंस करूंगा कि तुमने गलत इल्जाम लगाया था और इसका मतलब यह है कि तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या चाहते हो? तो हाजिन कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे यहाँ पर मारा दिया जाए, यानी कि मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो से कहते तो फिर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें यहाँ पर सेकंड ब्रदर को ही मरवाना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ अपना प्याला वहीं पर रख देता और कहता है कि मैं जहाँ पर पीनल्लाह अल मास्टर की तरफ जाऊंगा, मैं उससे जाकर मदद लेने वाला हूं। तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है तुम उसके पास जाकर मदद लेने वाले हो, आखिर उसका इस सब से क्या ताल्लुक है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि पीनल्लाह अल मास्टर जो है जब मैं उन्हें पहली बार मिला था उन्होंने यहाँ पर एक फेस डिमोन्स्ट्रेशन टेक्निक को यूज किया था। वो अपने फेस को चेंज कर सकते हैं, अगर वो अपने फेस को चेंज कर सकते हैं तो मैं उनकी मदद लेकर किसी दूसरे कैदी को सेकंड का फेस देकर उसे सजाए मौत दिलवा सकता हूँ और उसके बाद सेकंड जो है वो आजाद हो जाएगा, उसका फेस चेंज करके उसे यहाँ पर एक अलग पोजीशन दी जा सकती है, अपने वादे को पूरा कर लूंगा। तो डीमन एम्परर से कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर ह्यूमनली डीमन डिवाइन कर्ल को दोबारा से यहाँ पर धोखा देना चाहते हो, उस लड़के का चेहरा तब्दील करवाकर? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा कैसे नहीं दिया? हाजिन कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर डीमन डिवाइन कर्ल की बात कर रहे हो, डीमन डिवाइन कर्ल शुरू से ही तुम ही हो, यानी कि डीमन एम्परर जो है ये डीमन डिवाइन कर्ल उसी का है और तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि मैं इस तरह के टैक्टिक्स को यूज करने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ पर रिजल्ट्स की फिक्र होती है, ना कि यहाँ पर किस तरीके को यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना ही तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे प्लान के साथ कोई प्रॉब्लम है तुम मुझे यहाँ पर कह सकते हो और इसी के साथ ही डीमन एम्परर आगे से खामोश हो जाते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी पहली वाली रिक्वेस्ट को मान लेते हो तो मैं तुमसे यहाँ पर एक और फेवर चाहता हूँ। तो डीमन एम्परर कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक और फेवर क्यों करूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने थोड़ी रूडली बिहेव करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मुझे इजाजत हो मैं तुम्हारे सामने इस तरह से बात कर सकता हूँ। तो डीमन एम्परर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है, गाली देते हुए बात करता है और कहता है कि अब बस करो, बहुत हो गया, तुम यहाँ पर डीमन एम्परर कोई डीमन गार्ड नहीं हो जो मेरे सामने इस तरह बैठकर मुझे फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ पर जानबूझकर आर्ग्यू कर रहे हो जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी बात को मानना है तो या मेरी बात को मान लो, अगर नहीं मानना तो फिर मेरी बात को यहीं पर रद्द कर दो, लेकिन इस तरह मेरे जज्बात के साथ यहाँ पे मेरे साथ खेलने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो सबसे पहले जनरल स्ट्रेटजिस्ट को झटका लगता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर कर क्या रहा है, ये डीमन एम्परर से इस तरह से बात कर रहा है। तो डीमन एम्परर उसकी सारी बात सुनने के बाद बिल्कुल शांत होते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर डायरेक्टली बात करूँ? तो हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, जैसे कि तुम हमेशा बात करते हो। उसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बात करता हूँ। और साथ ही उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मैं यहाँ पर तुमसे इस तरह के सवाल क्यों करता हूँ, मैं यहाँ पर अजीब सी बातें करनी क्यों शुरू कर दी, और मैं यहाँ पर पहले डायरेक्टली बात किया करता था लेकिन अब मैं काफी ज्यादा बदल गया हूँ, तो मैं यहाँ पर सच बताऊंगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा बदल दिया है, तुम्हारी वजह से मैं
चेंज हो गया हूँ। हमारे जैसा डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट मैंने आज तक अपने कल्ट के अंदर नहीं देखा, जो कि यहाँ पर डिमोनिक भी है और उतना ही राइटियस भी है। ऐसा डिमोनिक कल्टिवेटर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो बहुत सारे डिसाइपल्स ऐसे होते हैं कि जो आके अपने मास्टर की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि मास्टर्स के वर्ड्स की वजह से वो लोग चेंज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर अपने डिसाइपल से कुछ सीखते हैं और अपने डिसाइपल से सीखने के बाद वो अपने नजरिए को बदल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर तुमसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा बिहेवियर और साथ ही तुमने अभी तक जो कुछ भी मेरे सामने किया है वो सब कुछ देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ और काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है कि मैं यहाँ पर बदल पाया हूँ। जहाँ पर कोई भी इतना हास नहीं था कि वो मेरे पास से रिएक्शन ले पाए, लेकिन तुमने जहाँ पर मेरे पास से रिएक्शन ले लिया। तुम्हारा हाजिन उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है। डीमन एम्परर्स के पास से गुजरते हुए उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हें एक ही ऑप्शन दूंगा कि तुम यहाँ पर जाओ, जाकर पीनल लाहल मास्टर के साथ बात करो। मैं उसको ये ऑर्डर्स नहीं देने वाला कि वो तुम्हारा साथ दे। अगर वो खुद तुम्हारा साथ देने के लिए राजी हो जाता है तो फिर मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड को सभी के सामने सजाए मौत देना चाहता हूँ और वहां पर सेकंड होना चाहिए, यानी कि जो चाहे उसके अंदर से जो भी बंदा हो लेकिन उसके चेहरे से वो सेकंड ही होना चाहिए। और उसके बाद तुम यहाँ पर सबको जिस तरह से हल करना चाहते हो उस तरह से हल कर सकते हो और मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पीनल लाहल मास्टर जो है वो यहाँ पर तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है तो फिर होते हुए मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि यहाँ पर जो गद्दार है उसे सजा ना दी जाए, क्योंकि दोनों में से एक को तो यहाँ पर सजा मिलनी है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, और इसी के साथ ही उसे कहता है कि दूसरी बात, यहाँ पर कभी भी मेरे सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात मत करना और दोबारा यहाँ पर मुझे परसुएट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार था जब तुमने यहाँ पर मुझे मना लिया अपनी बातों के लिए और अपने प्लान्स के लिए। तुम्हारा हाजिन आगे से मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें दोबारा मना नहीं सकता? मैं दोबारा फिर से कोशिश करूंगा और तुम्हें दोबारा फिर से मनाऊंगा। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर वहां पर से चले जाते हैं। डीमन एम्परर के वहां पर चले जाने के बाद वो फिर से अपने गैज़बो में जाते हैं और वहां पर खड़े होकर वो पानी की तरफ देख रहे होते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग डिसाइपल जिसने अपने मास्टर को बदल दिया। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से वापस आ रहा था, रास्ते में सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, यानी डीमन एम्परर को मैंने इतना ज्यादा पुश कर दिया कि मैं वहां पर मर भी सकता था, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करता, मुझे मार डालता। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके पास और कोई सक्सेसर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ उसके रिजल्ट्स जो है वो काफी ज्यादा बेहतर थे। तो हाजिन बाहर आने के बाद वहां पर सोच रहा होता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा खाली खाली लग रही है। सेकंड ब्रदर इस वक्त जेल में है, फर्स्ट ब्रदर मर चुका है, सक्सेशन कंपटीशन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बाकी के सभी सिबलिंग्स जो हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे साथ सक्सेशन की फाइट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगला सक्सेसर बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने अंदर कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग क्यों आ रही है। और इसी के साथ ही पीनल लाहल मास्टर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि यंग मास्टर कैसे हो तुम? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि पीनल लाहल मास्टर आप यहाँ पर क्या कार्य है? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही बात करने के लिए आने वाला था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे पास ही आने वाला था, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन देखो तो जरा यहाँ पर तुम खुद ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। तो पीनल लाहल मास्टर उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरे इतने ज्यादा करीबी हो कि हम दोनों को यहाँ पर ऐसे मिलना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ऑफिशियल बिजनेस से मुझसे मिलना चाहते होगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या हम लोग यहाँ पर किसी प्राइवेट जगह के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर बैठकर बात कर सकते हैं? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, आज यहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ एक स्पेशल जगह के ऊपर, वहाँ पर ड्रिंक्स के लिए तुम पैसे दोगे। पीनल लाहल मास्टर जो होते हैं हाजिन को अपने साथ लेकर कल्ट से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमारी घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अंगवा खाना बना रही होती है और आइस पैलेस मास्टर रिन उसके पास होती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतना सारा खाना क्यों बना रही हो, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो लोग इस सबको प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं, वो लोग उन्हें वहाँ पर मेडिसिन भी दे रहे हैं और अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो अंगवा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि वहाँ पर सब कुछ उन्हें मिल रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल फूड बना रही हूँ ताकि खाने के साथ उन्हें अच्छा महसूस हो। वो यहाँ पर डोंगपिल के लिए खाना लेकर जा रही थी ताकि डोंगपिल जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और साथ ही 7th मिस और 5th मिस उन लोगों ने भी यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा मदद किया है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ढेर सारा खाना लेकर जा रही हूँ। तो रिन उसे कहती है कि मुझे तो कभी कभी तुम्हारी समझ ही नहीं आती कि तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से इस तरह से बात करते हो जैसे कि तुम सभी लोग एक फैमिली का हिस्सा हो। सभी में से कोई भी यहाँ पर मालिक, सर्वेंट या फिर सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से फैमिली मेंबर्स की तरह ही बिहेव करते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे पीनल लाहल मास्टर हमारे हाजिन के पास क्यों आए हैं और उससे यहाँ पर कल्ट से बाहर लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।